हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के सेकंड पेपर HET आर्थिक विचारों का इतिहास का मुख्य टॉपिक प्रमुख आर्थिक विचार उसका अध्ययन करेंगे। बहुत से अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के ग्रंथ वेल्थ ऑफ नेशंस से ही आर्थिक विचारों का वैज्ञानिक रूप से उद्गम मानते हैं, परंतु हम इसका मतलब यह नहीं ले सकते कि इसके पूर्व आर्थिक विचारों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। हम यह मानते हैं कि प्रारंभ से ही आर्थिक विचार विद्यमान रहे हैं। ये दूसरी बात है कि वे क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक नहीं थे और नैतिक तथा धार्मिक आवरण में ढके हुए थे। अर्थविज्ञान का सही रूप में उद्गम जानने के लिए इन प्राचीन आर्थिक विचारों को समझना बहुत ज़रूरी है। इनका महत्व प्रतिपादित करते हुए प्रोफेसर हेने का मत है कि फिर भी ये विचार वह सामग्री है जिससे बाद के आर्थिक सिद्धांतों का आंशिक रूप से निर्माण हुआ, और यद्यपि अर्थशास्त्र की दृष्टि से ये विचार पूर्व वैज्ञानिक युग के थे, विज्ञान की दिशा में निर्धारित करने वाले तत्वों के रूप में उनका महत्व आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। अर्थात पूर्व वैज्ञानिक प्राचीन विचारों की नींव पर ही आधुनिक आर्थिक विचारों का भवन खड़ा हुआ है। हम लोग प्राचीन आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे हिब्रू आर्थिक विचार का। प्राचीन काल से ही हिब्रू संस्कृति पहली व्यवस्थित संस्कृति थी जिसमें नैतिक आचरण का बहुत बोलबाला था। उस समय आर्थिक विचार बिखरे हुए एवं प्रारंभिक अवस्था में थे। फिर भी इस समाज में कुछ पूंजीवाद के लक्षण मौजूद थे, जैसे निजी संपत्ति, श्रम विभाजन, बाजार विनिमय एवं मुद्रा इत्यादि। यह निर्विवाद है कि प्राचीन विचारकों ने अपने चिंतन में कुछ महत्वपूर्ण मौलिक सामाजिक सिद्धांतों को जन्म दिया। संभवतः हिब्रू समाज के आध्यात्मिक और नैतिक विचार आज के अर्थशास्त्रियों को असभ्य लगे, परंतु जहाँ तक मनुष्य को प्रभावित करने का प्रश्न है, हिब्रू समाज के महत्व को हम नहीं भुला सकते। हजारों वर्षों पूर्व हिब्रू समाज के लोग शिक्षा के महत्व से बहुत भली भांति वाकिफ थे और जनता के द्वारा कानून का पालन करवाया जाता था। उनके जीवन का लक्ष्य कृषि, उद्योग, व्यापार, ब्याज, श्रम, उत्तराधिकारी आदि आर्थिक विषयों के संबंध में एक उच्च कोटि डिसीजन लेना रहता था। एरिक रोल कहते हैं, आज के वैज्ञानिक विचारों से अधिक हिब्रू विचार अधिक प्रभावशाली थे और एक अर्थ में उनका प्रभाव अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। हिब्रू समाज के आर्थिक विचारों में हम लोग सम्मिलित करते हैं कृषि की प्रधानता, संपत्ति और संपत्ति अधिकार, उत्तराधिकारी नियम, ब्याज के नियम, वस्तुओं की उचित कीमत, अधिक लाभ का निषेध, सप्तवर्षीय तथा जुबली वर्ष की व्यवस्था और श्रम और जाति। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कृषि की प्रधानता। हिब्रू समाज में कृषि को बहुत प्रधानता दी जाती थी। अन्य व्यवसायों की तुलना में कृषि को बहुत ही उच्च कोटि का व्यवसाय समझा जाता था और भूमि का क्रय करना सर्वोत्तम समझा जाता था और कृषि करना ही समृद्धि का सूचक था, जबकि उद्योगों और व्यापारों को तो निम्न कोटि का समझा जाता था। उनका कहना था कि यद्यपि व्यापार अधिक लाभ देता है, पर ये एक क्षण में खोए भी जा सकते हैं, अतः कभी भी भूमि खरीदने से मत समझो। यानी कि हिब्रू समाज में कृषि को सर्वोत्तम स्थान दिया गया था और कृषि करने वाले व्यक्तियों को समाज तथा धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता था। दूसरा हमारा बिंदु है
संपत्ति और संपत्ति का अधिकार। संपत्ति को भूमि, पशु, चांदी के टुकड़ों, गुलामों आदि में मापा जाता था। इन सभी में भूमि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था। खानाबदोश जीवन से तंग आकर लोग गांव में बसकर खेती करने लग गए थे। इसका मतलब ये है कि वे लोग भूमि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते थे। उत्तराधिकार का नियम। उस समय उत्तराधिकार के नियम रिश्ते की निकटता के आधार पर ही बनाए गए थे। जो व्यक्ति जितना समीप का रिश्तेदार होता था, उसका संपत्ति प्राप्त करने का उतना ही अधिकार होता था। अगला बिंदु है हमारा ब्याह संबंधी विचार। हिब्रू समाज में उधार दिए हुए रुपयों पर ब्याज लेना वर्जित था। उसे निंदनीय माना जाता था, किंतु हिब्रू समुदाय के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से ब्याज लेने पर रोक नहीं थी। गरीब लोगों को ब्याज की छूट दी जाती थी। यहूदी समाज में 2 प्रकार के ऋणों का वर्णन मिलता है। ब्याज पर ऋण देना, दूसरा कम मात्रा में वस्तु देकर अधिक मात्रा में वापस लेना। इन दोनों को ही घृणित समझा जाता था। वास्तव में ऋण देने की क्रिया को एक प्रकार का दान समझा जाता था। परंतु धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य के विकास होने पर लोग उत्पादक कार्यों के लिए उधार लेने लगे थे। परंतु अति ब्याज को रोकने तथा ऋण व ऋणदाता के आपसी संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। नेक्स्ट है हमारा वस्तुओं की उचित कीमत, अधिक लाभ का निषेध या व्यापारिक नियमन एवं उचित कीमत। प्राचीन काल में भी व्यापार में न्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। गलत नाप तोल, वस्तुओं में मिलावट के प्रति बहुत ही कड़े कानून बना रखे थे। एकाधिकार तथा सट्टे का विरोध किया जाता था और एकाधिकार और सट्टे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कानून बनाए गए थे। कीमतों को बढ़ने से रोका जाता था तथा मध्यस्थों को कोई भी स्थान प्राप्त नहीं था। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर नियंत्रण था तथा अकाल एवं संकट के समय वस्तुओं का संग्रह अपराध माना जाता था। लाभ की भी अधिकतम सीमा निर्धारित थी। उपयुक्त सभी नियमों का उद्देश्य यही था कि मूल्य उचित हो तथा झूठे नाप तोल, ब्याज, एकाधिकार तथा अनुचित लाभ पर नियंत्रण रहे। उस प्राचीन युग में भी जबकि आर्थिक मूल्यांकन का अभाव था, इस प्रकार के व्यापार का नियम वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। नेक्स्ट है सप्तवर्षीय तथा जुबली वर्ष की व्यवस्था। यहूदी समाज में 6 वर्ष खेती करने के बाद 1 वर्ष के लिए भूमि को परती रखने का नियम था। ऐसा भूमि के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता था। यह नियम ऋण के नियमों में भी लागू था। 7वें वर्ष में ब्याज वर्जित किया गया था। 50वें वर्ष को जुबली वर्ष माना जाता था। इस वर्ष में भूमि को विक्रेता द्वारा क्रेता को वापस करना होता था। भूमि का असली मालिक राजा होता था। अगला है श्रम और जाति। उस समय आज के समान श्रम समस्या नहीं थी, परंतु उस युग में भी मालिक एवं श्रमिकों के बीच कुछ प्रारंभिक कानूनों का प्रावधान था। यदि कोई कार्य पर लगाया हुआ श्रमिक निश्चित समय के पहले ही काम को छोड़ता था तो उसे निश्चित मजदूरी मालिक को लौटानी पड़ती थी। तब राजा को जुर्माना भी देना पड़ता था। इस प्रकार यदि कोई मालिक समझौते का उल्लंघन कर श्रमिक को समय के पहले ही निकाल देता था तो उसे श्रमिक को पूरी मजदूरी देने के साथ साथ राजा को भी जुर्माना देना पड़ता था। इस प्रकार श्रमिकों के प्रति दया का बर्ताव होता था। मजदूरी प्राय दैनिक होती थी, जिसका भुगतान वस्तुओं में किया जाता था। विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में श्रम को आदर की दृष्टि से देखा जाता था।